तो अंकिता भंडारी के पिताजी ने कहा था कि उसका एनकाउंटर कर दो आप। तो क्या पुष्कर सिंह धामी अब उनका एनकाउंटर करेंगे? कोई कहने लगा सीबीआई जांच करो, कोई खुद कह रहे थे कि आप दुष्यंत गौतम इस्तीफा दे दें। बहुत सारे, वो चाहे वीरेन बिष्ट हों, अजेंद्र अजय हों या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, कई लोगों ने तो पार्टी छोड़ दी। मंडल के तमाम अध्यक्ष पदों पर रहे लोग पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो ये भी बीजेपी के लिए ज़्यादा असहज करने की स्थिति ये थी कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। सुबोध उनियाल से क्या बुलवाया आपने, जो झंडे पुतले फुकवाए बाजार में, उससे आपको हासिल क्या हुआ? वो सारा बाउंस बैक कर गया। डबल इंजन की सरकार है, कठोर निर्णय होने चाहिए, अच्छे निर्णय होने चाहिए, उसका अभाव दिखाई दे रहा है। और ये अभाव इसलिए अब दिखाई दे रहा है कि जो फेस सेविंग आप जितनी करते चले गए, वो आपका रायता उतनी तेजी से फैलता चला गया। इसलिए आज भी इनसे पूछा जाएगा। और फिर जो कल कह रहे हैं ना कि कोई वीआईपी नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो जो डेथ ऑफ कॉज उस बेटी का है, वो तो वीआईपी के कारण तो उसकी मौत हुई है, और कोई कारण नहीं थी उसकी मौत का। वीआईपी ही उसकी मौत का कारण बना। कोई धर्मेंद्र और प्रधान है, वही वीआईपी थे वहां पर, और उसको डिनाई एसआईटी ने कर दिया है। ये क्या जल्दबाजी हो गई है? कभी तो उर्मिला सेनावर की तो चीजें आई नहीं सामने, वो जो कह रही है मेरे पास बहुत कुछ है। समय रहते अगर इसे कायदे से नहीं संभालेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में ये प्रकरण कुछ लोगों की बलि लेने वाला है। जो राजनीतिक बलियां होंगी, जो बड़ी बड़ी सीटों पर जो लोग ख्वाब देख रहे हैं बैठने का, कुछ हटने का, जो तमाम चीजें हैं, ये उस दिशा में जरूर जाएंगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर के एक के बाद एक बड़े खुलासों के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम पर जो कथित तौर पर जो आरोप उन्होंने लगाए, उसके बाद दुष्यंत गौतम कोर्ट की शरण में भी गए हैं और देहरादून में भी उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका ये कहना है कि मानहानि उनकी हुई है और तमाम तरह के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर भी मानहानि का मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया है। इसके अलावा कांग्रेस, यूकेडी, आम आदमी पार्टी तो हैं ही, और भी कई अन्य लोग हैं। तो दुष्यंत गौतम एक तरह से खुद को इस पूरे प्रकरण में कानूनी दायरे में ले आए हैं। यानी कि जो सवाल उठ रहे थे कि दुष्यंत गौतम क्या जांच से बच रहे हैं, वो तो साफ हो गया है कि वो पुलिस की जांच में वो खुद आ गए हैं। अब किसी को सबूत देने हैं तो सबूत पेश करें। उर्मिला सनावर देहरादून पहुंच चुकी हैं और वो आज एसआईटी के सामने अपनी पेशी उनकी होगी और अपने तमाम सबूत रखेंगे। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश का जो माहौल है, जो जनता हर दिन सड़कों में उतर रही है और मांग यही की जा रही है कि सीबीआई जांच हो। पहले दिन से, जब से उर्मिला सनावर ने ये बयान दिया, ये खुलासा किया, उसके बाद बीजेपी संगठन लगातार बोलता रहा। बीजेपी के भीतर तमाम नेता एक धड़ा, एक तरह से दो गुटों में बीजेपी बढ़ती दिखाई दी, जहां नेताओं ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई लोगों ने तो दुष्यंत गौतम का इस्तीफा तक मांग लिया। बीजेपी के लोगों ने, विपक्ष तो मांग कर ही रहा था पहले दिन से कि सीबीआई जांच हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री क्यों चुप है, ये भी सवाल उठाई दे रहे थे। और सुबोध उनियाल को भेजा बीजेपी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री को अपनी बात रखने के लिए सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी सवाल उठे कि फिर सीएम क्यों नहीं आए। तो फिर कल बड़ी गहमा गहमी रही उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पीसी करने आए, लेकिन पीसी थी जयराम जी, राम जी योजना, जो नई मनरेगा योजना है, उसको लेकर बता रहे थे कि तमाम तरह की बातें क्या योजनाओं में है। लेकिन वहीं से फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर भी जवाब दिया और मुख्यमंत्री ने वहां से एक रास्ता ये चुन लिया, सरकार की मंशा ये जाहिर कर दी कि कम से कम विपक्ष मांग कर रहा है सीबीआई जांच की, वो तो नहीं मांगेंगे, लेकिन परिवार से बात करेंगे। अब ये यहाँ से कहाँ मामला बढ़ता जा रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत हैं। गजेंद्र जी, मुख्यमंत्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे, विपक्ष भी लगातार कह रहा था। मुख्यमंत्री आए हैं, उन्होंने कल कई बातें रखी हैं सामने। अब क्या समझ में आया, सरकार की जो मंशा है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या वो स्पष्ट हुई है? अंकिता भंडारी की लाश जब नहीं जली थी, उससे पहले अंकिता भंडारी के पिताजी का फ़ोन जो है, तत्कालीन डीजीपी थे अशोक कुमार, उन्होंने टेप किया, उनसे बात की और उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं। तो अंकिता भंडारी के पिताजी ने कहा था कि उसका एनकाउंटर कर दो आप। तो क्या पुष्कर सिंह धामी अब उनका एनकाउंटर करेंगे? उनके उसके पिताजी का तो पहला बयान था ना कि इनको एनकाउंटर कर दो आप, जो बदमाश हैं जिन्होंने उनकी बेटी को मारा है। क्या आप ऐसा करेंगे? अशोक कुमार का जो वो ऑडियो था, अभी भी सोशल मीडिया में कोई भी चेक कर सकता है उसको, क्या बात कर रहे थे। फिर अंकिता भंडारी के जब वो मसला आगे बढ़ा तो उनके माँ पिता ने बहुत सारी बातें की और उन्होंने वेरी फर्स्ट डे कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में जो है सीबीआई गठित कर दीजिए। वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप अंकिता भंडारी के नाम पे एएनएम कॉलेज खोल दीजिए। वो नहीं हुआ। अंकिता भंडारी के नाम पर जो है गांव के सड़क बनाने की बात हुई थी, वो नहीं हुआ। और तमाम तरह की जो घोषणाएं थी, ये भी बात थी कि अंकिता भंडारी के भाई को जो है गवर्नमेंट नौकरी देगी, वो काम भी नहीं हुआ।
तो अब जब ये रायता भाजपा के लोगों के द्वारा फैलाया गया है, जो सारा प्रकरण है, इसमें कोई दूसरे तीसरे लोग तब आए जब भारतीय जनता पार्टी के जो इनके विधायक रहे सुरेश राठौड़ और उनकी पत्नी, उनका कन्वर्सेशन सामने आया। उनके कन्वर्सेशन में ही भट्टू गट्टू ये सारे लोग सामने आए। तो इसके पीछे अगर ये कह रहे हैं कि विपक्ष की चाल है, षड्यंत्र है, ये तमाम तरह की बातें, तो मुझे लग रहा है ये फेस सेविंग है और ये इस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कल मुख्यमंत्री के मुंह से हम सुन रहे थे कि भाई, पत्रकारों कह रहे कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है, उर्मिला राठौड़ और सुरेश राठौड़, हमारी मदद कीजिए। तो फिर वो खुफिया विभाग क्या कर रहा है, वो एसटीएफ क्या कर रही है, वो डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के जो पुलिस कप्तान बड़े बड़े लोग वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उन सब के ऊपर बड़ा सवाल है कि जो उर्मिला राठौड़ सरेआम गाड़ी में घूम रही है, वीडियो अपलोड कर रही है, वो दर्शन भारती के साथ देहरादून में घूम रही है और खुलेआम कह रही कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस प्रकरण का अंजाम क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि इस प्रकरण ने इस प्रदेश की जो वस्तु स्थिति है, जो ये प्रदेश दिल्ली से गवर्न होने वाला प्रदेश बन गया, उसकी सारी परतें खोल कर रख दी है और यही इस प्रदेश के लिए सबसे घातक है। अंकिता भंडारी प्रकरण एक बहुत एक रास्ता है समझने के लिए इस प्रदेश को कि अगर इस प्रदेश में कोई घटना हो रही है तो उसके लिए अब आप 3 साल बाद कह रहे हैं कि उसके माँ बाप की क्या इच्छा है, उनसे पूछा जाएगा। तो जो जेलों में जो लोग डाले हैं आपने आज तक, जो लोग जेल से बाहर हैं, जो घूम रहे हैं, क्या आप उनके घर जाकर पूछेंगे? वो जो हजारों और लाखों जो मुकदमे कोर्टों में आज विचाराधीन है, क्या आप उनके घर जाकर पूछेंगे कि भाई बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? अगर तुम्हारी कोई इच्छा तो तब हम जो है जांच करें। फिर सरकार का जो भरोसा है वो तो टूटता है ना इन बातों से। कम से कम एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास खुद गृह विभाग है, जो उस विभाग के मुखिया हैं, अगर उनके मुंह से हम ये सब सुन रहे हैं तो फिर तो वही बात हो गई कि महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरे से सवाल पूछा तो कि ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, अगर तुमने गौतम से सवाल पूछा तो दलितों का अपमान हो जाएगा। तो फिर वो जो अंकिता भंडारी है, अंकिता भंडारी कोई सामान्य बेटी तो नहीं थी, उसके पीछे भी तो भंडारी लिखा हुआ ना, वो भी तो माधव सिंह भंडारी की वंशज है। तो इस प्रदेश के लोग, ये जो पूरा जो माहौल खराब हुआ है, कभी आपने झंडे फुकवा दिए दूसरों के, कभी दूसरों के पुतले फुकवा दिए। अब रह कर जब ये सड़क पर जा रहे हैं ये भाजपा के लोग और ये इनके लोग जो सब बातें करते हैं, इनसे ये पूछा जा रहा था कि भाई माधव सिंह भंडारी के वंशज क्या स्पेशल सर्विस देने के लिए बने हैं? ये मामला इनको राजनीतिक रूप से यहाँ उल्टा पड़ा, क्योंकि ये जिस ग्राउंड पर यहाँ टिकट बढ़ते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, उसमें ये भी जानते हैं कि कौन सी जाति के वोट ज़्यादा हैं। तो वो जो इन्होंने दांव खेले कि खजानदास से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, फिर जो है सुबोध नियाज़ से करा दी, महेंद्र भट्ट से बयान दिलवा दिया और वहाँ से क्या नाम आपका ये गौतम की चिट्ठी पर 1 मिनट के अंदर जो है तुरंत मुकदमा दर्ज हो गया। ये तमाम वो सवाल हैं कि आखिरकार इस प्रदेश के लोग जिनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक नहीं होगी, जिनकी बड़े लोगों तक नहीं, क्या उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? ये वो सवाल हैं जो रहकर सरकार की तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये जो कांग्रेस पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री ने भी वही बातों को दोबारा दोहराया। उन्होंने भी कहा कि भाई पहले दिन उर्मिला सनावर बोली और उसी दिन देहरादून में नहीं दिल्ली में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गणेश गोदियाल दिल्ली में थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ करी। अब सवाल ये है कि वो जब पूरा प्रकरण हुआ तो उसमें भी बीजेपी नेता के बेटे का इन्वॉल्वमेंट आया, जो लोग गए, जो दोषी ठहराए गए हैं। उसके बाद ये सारा प्रकरण जब आया तो वो आरती गौड़ हों, चाहे वो बीजेपी की रही, अब वो अपना त्यागपत्र दे चुकी हैं। रेणु बिष्ट जो विधायक हैं उन पर सवाल उठ रहे थे कि भाई उन्होंने क्यों ये डिमोलिशन करवाया। उस दिन मुख्यमंत्री तक का एक ट्वीट आया था, बहुत सारे नेताओं के ट्वीट आए कि हमने डिमोलिश कर दिया है, वहाँ बुलडोजर भेज दिए गए हैं। वो भी सब बीजेपी के भीतर से आवाज़ उठ रही थी। इस बार भी हमने देखा कि जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो बीजेपी के एक नेता एक अलग कतार में खड़े नजर आए। कोई कहने लगा सीबीआई जांच करो, कोई खुद कह रहे थे कि आप दुष्यंत गौतम इस्तीफा दे दें। बहुत सारे, वो चाहे वीरेंद्र बिष्ट हों, अजेंद्र अजय हों या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत हों, कई लोगों ने तो पार्टी छोड़ दी। मंडल के तमाम अध्यक्ष पदों पर रहे लोग पार्टी छोड़ दे रहे हैं। तो ये भी बीजेपी के लिए ज़्यादा असहज करने की स्थिति ये थी कि कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। एक तो भाजपा ने ये मान लिया कि इस सारे मसले में कांग्रेस ने उनको आईना दिखाने का काम किया है। जो कल बिखरे हुए, उनका कहता है कि बिखरे हुए हैं, इनमें फूट है, तमाम तरह की बातें। तो जो सारा सड़क से लेकर सोशल मीडिया का जो आंदोलन था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार और संगठन इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सब कांग्रेस कर रही है। और अगर आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस कर रही है तो इसका मतलब आप बैक फुट पर हैं। आप तो उनको कह रहे थे कि इनको तो जनता नकार रही है,
जब जनता उनको नकार चुकी तो आखिर इतनी ताकत उनमें कहाँ से आ गई? इसका मतलब जो आपकी पार्टी के भीतर से जो आवाज़ उठ रही थी, उस आवाज़ ने आपको इस पॉइंट पर लाने को मजबूर कर दिया कि जन भावना यही कहती है, आप जन भावना का अपमान नहीं कर सकते। इसीलिए आज जो ये सारा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण के भीतर आप कांग्रेस को गरियाइए, आप दूसरे तीसरे दलों के लोगों में मुकदमा करवाइए, आप कुछ भी करवाइए, उससे भला नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने खजानदास से क्या बुलवाया, सुबोध उनियाल से क्या बुलवाया, आपने जो झंडे पुतले फुकवाए बाजार में, उससे आपको हासिल क्या हुआ? वो सारा बाउंस बैक कर गया। वो सब कुछ जब रायता फैलता चला गया तो आखिर में आगे कल आपको बोलना पड़ा। आप इस पॉइंट पर आ गए कि हाँ भाई, अब उसके परिवार के लोगों के बीच जाकर कहेंगे। आप अभी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भले ही कर रहे हैं। हो सकता है इससे कुछ आप सोच रहे हो कि इससे कुछ मैनेज हो जाए, जो माहौल ख़राब है वो आपके प्रति आ जाए कि हाँ, आपने जिम्मेदारी का भाव दिखाया। लेकिन फाइनली फिर यही होगा। हजारों लाखों मुकदमे विचाराधीन है कोर्ट में, जो लोग आज भी न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। आप किस किस के घर जाओगे पूछने कि आपके घर वाले के लोग क्या बोल रहे हैं? ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग जेलों में हैं आज। क्या आप उन पीड़ित पक्ष के लोगों के पास जाएंगे? उन पीड़ित लोगों के पास जाएंगे? वो हरिद्वार की जो महिला जिसने अपनी बेटी का गैंग रेप करवाया, वो दुग्ध संघ का अध्यक्ष जो उधर चंपावत में था, रामनगर, उन लोगों का क्या होगा? क्या उनके परिवारों में भी आप जाकर पूछेंगे? ये वो चीज़ें हैं जो दिखा रहा है कि एक पॉलिटिकल विल, जिसकी अपेक्षा इस रूप में की जा रही थी कि भाई प्रचंड बहुमत है, डबल इंजन की सरकार है, कठोर निर्णय होने चाहिए, अच्छे निर्णय होने चाहिए, उसका अभाव दिखाई दे रहा है। और ये अभाव इसलिए अब दिखाई दे रहा है कि जो फेस सेविंग आप जितनी करती चले गए, वो आपका रायता उतनी तेजी से फैलता चला गया। इसलिए आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है कि उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का, आर्य के हॉस्पिटल को, पौड़ी के पुलिस कप्तान के पेज से वो चलाया गया था। उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर उसको डिमोलिश किया गया। रेणु बिष्ट कह रही कि उनके आदेश पर किया गया। मुख्यमंत्री के ट्वीट में कह रहा है कि हमने डिमोलिश कर दिया। उमेश कुमार कह रहा है कि हमारी प्रार्थना सुन ली है। तो ये सारी जो कड़ियां हैं, इन सब से क्या कोई जांच पड़ताल होगी? इनसे पूछा जाएगा। और फिर जो कल कह रहे हैं ना कि कोई वीआईपी नहीं है, कोई विषय नहीं है, तो जो डेथ ऑफ कॉज उस बेटी का है, वो तो वीआईपी के कारण तो उसकी मौत हुई है, और कोई कारण नहीं थी उसकी मौत का। वीआईपी ही उसकी मौत का कारण बना। उसी के लिए स्पेशल सर्विस के लिए उसको 10,000 रुपये ऑफर किए गए थे। उसने सरेंडर नहीं किया तो इन लोगों ने उसको मार दिया। अब आप उसी से डिनाई करेंगे, और आप खुद ही करें। आप इनके लोग पोस्टर जारी कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, बता रहे हैं 10 तारीख से 20 तारीख तक जो है दुष्यंत कुमार गौतम कहाँ कहाँ पर थे, उत्तर प्रदेश में थे, दिल्ली में थे, कहाँ कहाँ थे। इसका मतलब तो आपने क्लीन चिट दे दी उनको। यही तो हुआ कहने का मतलब। फिर तो आप सीबीआई को क्या बोलेंगे? फिर तो आपने सीबीआई के लिए पर्चा तैयार कर दिया ना कि भाई ये पर्चा तैयार है, आप दुष्यंत जी से कुछ मत पूछिए, आप इसको पढ़ दीजिए, फला दिन थे, तो आपकी जांच भी खत्म। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए प्रदेश नहीं बना था। और ये प्रकरण मुझे लगता है कि अभी भी समय रहते अगर इसे कायदे से नहीं संभालेंगे तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में ये प्रकरण कुछ लोगों की बलि लेने वाला है। जो राजनीतिक बलियां होंगी, जो बड़ी बड़ी सीटों पर जो लोग ख्वाब देख रहे हैं बैठने का, कुछ हटने का, जो तमाम चीज़ें हैं, ये उस दिशा में जरूर जाएंगी। दिशा में जाएंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है, जो जहां आपने टच किया कि दुष्यंत गौतम ने अपनी लोकेशन दी है, सोशल मीडिया में डाल दी है, अब वो जांच के दायरे में आएंगे, जो भी है, ये क्या जल्दबाजी हुई है? यहाँ पर एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जांच कर रही थी एसआईटी, उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उर्मिला सनावर कल रात देहरादून पहुंची हैं, उन्होंने अभी तक सबूत भी नहीं दिया एसआईटी को जो उनके पास है, और पहले एसआईटी ने कह दिया कि इसमें कोई वीआईपी नहीं है। तो ये भी क्या जल्दबाजी हुई है? और अगर एसआईटी अब ये बात कह रही है, तब भी लोग वीआईपी की मांग कर रहे थे, तब क्यों नहीं एसआईटी ने ये बात खुलासा किया कि जी वो कोई धर्मेंद्र और प्रधान है, वही वीआईपी थे वहाँ पर, और उसको डिनाई एसआईटी ने कर दिया है? ये क्या जल्दबाजी हो गई है? कभी तो उर्मिला सिनावर की तो चीज़ें आई नहीं सामने, वो जो कह रही हैं मेरे पास बहुत कुछ है। जितनी जल्दीबाजी में वो होटल का वो कमरा तोड़ा गया और बाकी को बचा लिया गया, ये सब उसी के फेस सेविंग हो रही है। आपने एक ट्वीट किया, फिर डिलीट किया, फिर दूसरे ने किया, फिर डिलीट किया, आप बार बार वो करते चले गए। हमारा कहना है कि जब आपका मन साफ है, आपकी मनसा साफ है, आप कह रहे हैं आपने पुरजोर तरीके से उनके लिए जो है मेहनत करी और उनको एक दिन भी जेल से बाहर नहीं आने दिया, तो फिर ये एंजाइटी दिखाने की क्या ज़रूरत है भाई? इस प्रकरण को छोड़ के पूरे देश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिन मामलों का 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद फैसला पलट गया, मसला दूसरा निकल के आ गया है, जो मुख्य अपराधी वो पकड़ में आ गए। अब ये सारी गणित, जो सारा क्वेश्चन आ रही है, ये वहीं उर्मिला सनावर और राठौड़ की बात से तो आ रही है।
उन लोगों के तथ्य जो अभी तक आपने जो है पेश हुए नहीं, अभी तक जो जो कल तक जो यहाँ की पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही, तो खुलेआम में घूम रहे हैं। आप इस मसले को जितना डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे, जन भावनाएं उतनी ज़्यादा उद्वेलित होंगी, और लोकतंत्र में जन भावना सबसे सब पर भारी पड़ती है। अगर आप बार बार अभी भी मेक ओवर करने की कोशिश करेंगे, बात को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा मानना है कि कुर्सियां तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन व्यक्ति के साथ में जो चीज़ जुड़ती है कि हाँ भाई वो व्यक्ति इतने समय तक फला पद पर रहा, उसने अपने पद के साथ कितना न्याय किया, वो उस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गजेंद्र रावत। देखिए, बिल्कुल बातें तो रहेंगी और आने वाले समय में राजनीति में एक अलग से लकीर भी खींचेंगी। आज देखिए ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि गहराई तक जाकर जांच कीजिए, और भी जिन लोगों ने स्टैंड लिया है वो सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विपक्ष भी यही कर रहा है। माँ बाप तो पहले दिन से कह रहे हैं सीबीआई जांच करवा लीजिए। अब क्या मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे, और क्या यहाँ से सरकार एक रास्ता, एक सेफ पैसेज ढूंढ रही है कि ताकि विपक्ष को पूरा श्रेय न जाए इस प्रकरण का? माँ बाप के कहने पर सीबीआई जांच सरकार करेगी। अगर ऐसा भी हो जाए तो भी ठीक है, कम से कम जिस वीआईपी का कथित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं, कम से कम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए आखिर जो बिटिया मारी गई है वो उसी वीआईपी के प्रेशर से मारी गई है। तो क्या उस दिशा में अगर सीबीआई जांच होती है तो कुछ रास्ते खुलेंगे, कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी? इसके लिए इंतज़ार करना होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।